अस्सलाम वालेकुम। माजू स्टार के साथ मैं हूं मरियम अब्दुल कादिर और आज हमने माजू के एक ऐसे होनहार अलमनाई को इनवाइट किया है जो इस वक्त असई ग्रुप में एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर सरफराज सरवर खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सर, तो आप अपनी कोई जर्नी के बारे में बताइए जो ग्रेजुएशन के बाद आपने अपना करियर किस तरह परस्यू किया। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत खुशी हो रही है अपनी मादर इल्मी यूनिवर्सिटी में आऊँ जिसने वाकई मुझे वो कुछ बनाया जो आज मैं हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में मैंने एनरोलमेंट की थी 2005 में। इनफैक्ट आई एम बैच ऑफ SPO 5 और MBA HR में मेरा दाखिला था, लेकिन MBA मार्केटिंग भी मैंने किया था क्योंकि कुछ मार्क्स नंबर्स अच्छे थे। और फॉर्चुनेट, आई वाज वेरी मच फॉर्चुनेट कि ऐसे टीचर्स मिल गए, ऐसा माहौल मिल गया जिसमें हमने कुछ अपनी एक्टिविटीज़ की और अलॉन्ग विद दोज एकेडमिक एक्टिविटीज़ कुछ सोशल एक्टिविटीज़ जिसके अंदर लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, ताल्लुकात बनाना, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो यहाँ पर ऐसे स्पीकर्स आते थे उनके साथ मुलाकात करके फिर उसके बाद उनके ऑफिस पहुँच जाना ये बोल के कि जी आप हमारे पास एज अ गेस्ट स्पीकर आए थे। तो एक वो ताल्लुक बनाना आ गया। जब वो माजू में ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो डेफिनेटली आई थिंक कि मुझे बड़ा एज रहा इस हवाले से कि जो हमने चीज़ें सीखी थी वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जब मार्केट में गए इंटरव्यू में बात करना आ गई थी। बिल्कुल असल चीज़ ये थी बिकॉज हमने यही चीज़ सीखी अपनी पढ़ाई में यहाँ पर भी कि सम टाइम द पैकेज मैटर्स बट कंटेंट मैटर्स अ लॉट मोर। अगर हम मार्केट में भी एक अच्छा सा कोई चिप्स भी ले लें, अगर वो स्नैक्स है उसकी पैकेजिंग अच्छी हो तो उसको एक बार तो खरीद लेंगे, लेकिन अगली बार उसकी तब हम जाएंगे बाइंग करने के लिए जब उसके अंदर कंटेंट अच्छा हो। बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ सीखा कि हमारी पैकेजिंग तो अच्छी होना ज़रूरी है जिसमें हम इंटरव्यू में काम आएगी, लेकिन जब हम जाके अपने आप को सेल करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने तो फिर उसके अंदर हमें कंटेंट भी होना ज़रूरी है, जो कि फॉर्चुनेटली यहाँ कुछ हमने कोशिश की बनाने की अपने अंदर। कंटेंट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ ना कुछ डेफिनेटली अकाउंट्स एंड मैथ्स, डेफिनेटली एनालिसिस करने का तरीका, थोड़ी सारी चीज़ें। मार्केट में गए और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर, एक और सेट कंपनी के अंदर मैंने काम किया और उसके अंदर मैंने कुछ टेक्नोलॉजी की चीज़ें सेल करना शुरू की, इम्प्लीमेंट किए कॉन्सेप्ट जो यहाँ सीखे थे। एक टाइम आया जिसमें फिर फर्दर कुछ स्टडीज़ की, मैंने CPM सर्टिफाइड प्रोफेशनल मार्केटर का एक होता है कोर्स, मैंने वो छोटा सा सर्टिफिकेशन किया। And then I was actually called by a group company, group company Ghulam Farooq Group, GFG, which is actually comprising of 11 different companies. उसके अंदर मुझे एज अ मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट अपॉइंट किया गया। उसके बाद उस ग्रुप कंपनी में जाके देखा कि हाँ ये जो हम यहाँ किताबों में केस स्टडीज पढ़ते थे इसे सो ऑनेस्टली मैं तो एक स्किप करने की कोशिश करता था कि कौन करे 10 नंबर का असाइनमेंट, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि केस स्टडीज़ का फ़ायदा क्या था कि जब वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके वापस से रिविजिट किया अपनी कोर्सेज को जो पढ़ी थी, तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अपना एक नाम बनाया और सेल्स टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद अपना मैंने सेटअप शुरू किया 2013 के अंदर विद द नेम ऑफ ALSAE, माशाल्लाह। तो आई स्टार्टेड दैट ग्रुप विद माय फ्रेंड्स पार्टनर्स जो कि माजू के नहीं थे, बट विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल ऑफ अराउंड मेरे ख्याल से 0.5 मिलियन से हमने शुरू किया था उस वक्त 2013 में। एंड नाउ इन 2023 अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज एक्सपेंडेड इनटू 7 डिफरेंट कंपनीज माशाल्लाह, जिसके अंदर हम डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। तो हमारी saigroup.com जो है उसमें एक कंपनी हमारी सिक्योरिटी एंड सर्विलांस की है, सिक्योरिटी कैमरास वगैरह, दैन एक कंपनी हमारी जो है वो शरिया कंप्लाइंस के ऊपर वर्किंग करती है, एक कंपनी हमारी फैशन वेयर की भी है जिसमें हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, एडिडास, नाइकी, जाना, ये सब हम इंटरनेशनली मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ फिर मौका मिला कुछ जगहों पर एज अ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाने। दरमियान में मैं तंजानिया गया एज अ कंसल्टेंट ईस्ट अफ्रीका, वहाँ पर एक पूरा सेटअप शुरू किया और ये सारी चीज़ें कर के अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच एंजॉयिंग व्हाटएवर आई हैव डन। ओह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि माजू में कुछ एक्टिविटीज़ आप लोगों ने की, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? माजू में एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें? जी बिल्कुल। देखिए बात तो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसरन ये कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी प्रोग्राम में एनरोल होता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर तो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, वो होता है कि तुम्हारे मार्क्स इतने होने चाहिए, तुम्हारी डिग्री इतनी अच्छी होनी चाहिए, विद टाइम फ्रेम हो जाना चाहिए। एक प्रेशर जो मैं समझता हूँ हमें खुद लेना चाहिए वो ये होता है कि हम यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ पढ़ने के लिए आए, हम क्या
सिर्फ यहाँ पर अपना वक्त गुजारने के लिए, यहाँ जो वक्त गुजारे हम क्या करें। तो मैंने ये समझा है जो मेरा 2005 में शुरू होकर 2006 के एंड में मेरा MBA कंप्लीट हुआ कि ये यूनिवर्सिटी लाइफ असल में वो फाउंडेशन बनाती है आपकी जो कि आगे आपको जंप लेने में आसानी करती है। बिल्कुल। लाइक जो ताल्लुकात आपके बनते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, उसमें से आपके अक्सर जो फ्रेंड्स होते हैं जी, वो कहीं ना कहीं यहाँ तो इवनिंग में जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर वो हो सकता है कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, या उनका ताल्लुक किसी ऐसे इदारे से होता है जिसमें उन्होंने वापस पढ़ाई के बाद जाना होता है, बिल्कुल, चाहे वीकेंड हो चाहे इवनिंग हो। तो अगर उस नेटवर्क को एक प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाए, स्टूडेंट्स जो सिर्फ अपनी क्लास के नहीं होते, पूरे उस बैच के होते हैं, उनसे अच्छे ताल्लुक किया जाए, तो वो अगर हम अपना शुरू कर दें जी जी, तो आपको एडवांटेज होता है कि आपको फौरन से बाद में अपने आप को सेल करना भी आसानी है और फिर अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करना। बिल्कुल। इस चीज़ को जब हमने सामने रखा तो जो सेकंड प्रेशर जो मैं कहना चाह रहा हूँ हमने लिया जी, वो था हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। जी, एक प्रेशर तो आ गया कि जनाब मेरी GPA मैक्सिमम होनी चाहिए। अब वो मैक्सिमम की कोई भी डेफिनेशन है, कुछ ऐसी अमूमी तौर पे मेरी जो वो कोलीग्स थी जो कि कहती थी कि सरफराज भाई 3.9 से कम तो GPA होनी नहीं चाहिए। अच्छा। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे कहते थे 2.8 आ गई मैं जिंदगी कामयाब है। बट द थिंग इज अगर एक मुनासिब सा मार्केट हमारे ट्रेंड में उसको समझा जाए तो दैट वाज कि कम से कम 3.45 GPA आपकी इसलिए होनी चाहिए तो दैट यू कैन कम्पीट विद दोज स्टूडेंट्स जो कि यहाँ से नहीं, कहीं और से आए। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, अब जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर हमने डिबेट्स हमने की, हमने यहाँ पर नात के कंपटीशंस किए भी और करवाए भी, खुद पार्टिसिपेट भी किया। अगर वो इंग्लिश में डिबेट्स भी हो रही है तो हमने उर्दू में भी किए। फिर यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स हमने शुरू किए जो भी हमारी अलाउड लिमिट्स थी उस बाउंड्री के मुताबिक। इवन मैं आपको ये बताऊं कि आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ऑफ द टीम जो कि डेवलप हुई। उस टीम का नाम हमने रखा माजू लाल्स। माजू लाल्स, तो LALLS, वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिस्ट करती है। सारे अपनी अपनी जगह पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, कामयाब है जी। वो जो माजू लाल्स की एक्टिविटीज़ हमने की थी उसके अंदर हम कभी कोई रियलिटी शो कर रहे होते थे, कभी जो है ना उसके अंदर लोगों को बुला के और उनकी मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वी एक्चुअली ट्राई टू मेक अ प्लेटफॉर्म जिसमें अगर किसी को गिटार अच्छा बजाने आता है तो वो आके सामने तो आए, जो शर्म थी वो तो हटाए। जैसे मार्केट में बात सुनते हैं ना कि अपना फियर तो खत्म करें, तो वो फियर खत्म करने के लिए वो प्लेटफॉर्म बन गया। उसमें हमारी, मैं समझता हूँ उस वक्त की मैनेजमेंट ने बड़ा साथ दिया और हमने एक शो बनाया जिसका फिर हमने नाम रखा तेज लाल। यस, एक्चुअली वो था रेड हॉट, तो रेड हॉट से हमने फिर तेज लाल, एंड दैट वाज एक्चुअली इंटरव्यू बेस्ड शो जिसके अंदर बीच में हमने स्किट्स बनाए, हमने उसमें क्विजेस किए लोगों के। हमने पहले तेज लाल 1 किया जिसका एक एंट्री सॉन्ग बनाया, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा इस हवाले से कि एट दैट टाइम वी एक्चुअली जो भी मेरी टीम की क्रिएटिविटी थी और जो मुझे कोशिश थी, शौक था कि थोड़ी डायरेक्शन वगैरह करें, तो हमने थोड़ा सा इस तरह सिंग किया था। वो आप देखेंगे कि जनाब मुझे बोला जा रहा है कि आप 2.5 मिनट में जल्दी से घर से निकल के यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं क्योंकि शो शुरू होने वाला है, तो आप किधर हैं? और मैं कह रहा हूँ जी बस मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद मेरे शुरू होता है कि जी मैं कहीं दूर से अपने घर से निकला हूँ, भागा हूँ, बाइक पे बैठा हूँ, रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके बाद करते 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 टाइम आया कि जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है बड़े ऑडिटोरियम में कि वो दैट पर्सन जिससे भी बात हुई है, होस्ट ऑफ द शो, वो भागता भागता आ रहा है और अब वो एंटर हुआ है, वो सीढ़ियाँ चढ़ा है, वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है और उसके बाद वो ऑडिटोरियम के बाहर तक पहुँच गया। अच्छा। और उसके बाद जैसे ही वो ऑडिटोरियम के दरवाजे में इन हो रहा है तो जो मेरी टीम जो साथ में जिसके साथ बिल गेम ने खड़ा किया था तो वो फौरन से सिंक होते थे, वो दरवाजे पे नॉक करते थे, मैं बाहर खड़ा होता था और उन्हीं ड्रेस के अंदर फिर मैं अंदर इन होता था। तो वो एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकली बड़ी विन सक्सेसफुल सिचुएशन थी कि जनाब वो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनका चेहरा फौरन जाता है दरवाजे पर, वहाँ से मैं एंटर हूँ, तो बड़ा उस पर अप्लॉज होता था, बड़ा जरूरी। वो चीज़ें हमने की। उसके अंदर हमें बड़ा एक अच्छा लोगों से, स्टूडेंट से फीडबैक मिला। हमने उन्हें कहा कि यार आप लोग आगे आए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी करें। बिल्कुल। उसके साथ साथ मेरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह जो उनको क्रेडिट चाहता है, उन्होंने एक माजू लाल्स के हवाले से एक फिर हमने लाल न्यूज़ के नाम से न्यूज़ लेटर निकाला। ओह नाइस। वो लाल न्यूज़ का जो था उसमें सिंपल से हमने किया ही था कि जनाब वो एक हमने A4 साइज का पेपर लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने जो है ना कुछ मोटी मोटी चीज़ें लिखी और उसका जो मेन एम्फसाइज होता था, क्रक्स होता था, वो ये होता था कि माजू विल रिमेन ओपन। तो उसके अंदर ऐसा भी होता है, ऊपर लिखा हुआ है कि कॉमेट जो है वो हमने देखा है जो कि ज़मीन से टकराने वाला जी, और नीचे करके लिखा होता है हाउएवर माजू विल रिमेन ओपन। तो थोड़ा सा सार्कास्टिक किस्म का, थोड़ा सा तंज़ो मिज़ाज हमने किया। कैंटीन की चाय मुझे याद है हमने एक स्किट बनाई थी
अच्छा। और उसके अंदर जब हमने बना ली तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हमने बनाई है स्क्रिप्ट, इसमें हम कैंटीन की चाय की तारीफ कर रहे हैं या उसकी बुराई कर रहे हैं। क्योंकि हमने उसमें मल्टीपल सीन्स दिए कि एक बच्चा है, उसे असाइनमेंट्स याद नहीं हो रहे और वो कैंटीन की चाय पीता और वो सारी किताबें एकदम से कहता है ये तुम्हें याद होगी शायद। ओह वाओ। एक बच्चा बिल्कुल मासूम सा छोटा सा, मुझे याद है उसका नाम भी अमित कुमार, वेरी नाइस गाय, एचआर का था वो, MBA और बहुत वो स्लिम सा स्किनी गाय था। अभी भी अगर शायद वो कभी देखे तो उनसे रब्ता करे, हाँ मेरे रब्ते में नहीं हो। ओके। वो जो है ना बैठा हुआ है बड़ा परेशान और उसके बहुत निढाले वगैरह, इतने क्विज़ेस होते हैं यहाँ पर, इतने असाइनमेंट होते हैं, मैं पढ़ाई कैसे करूँ, घर कैसे जाऊँ, चलते चलते एकदम से कैंटीन की चाय जब पीता तो ही एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू अ वेरी ह्यूज गाय, जो कि ज़ैन फतानी हमारे दोस्तों ने किया। तो ये हमने लाइव किया था विदाउट एनी एडिटिंग। वाओ दैट्स ग्रेट। द थिंग इज मैम, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें हमने की जी अलॉन्ग विद आवर स्टडीज, अच्छा, उसी टाइम फ्रेम के अंदर जी। और हम ये समझते थे कि और स्टूडेंट्स भी आगे आके कर सकते हैं, बिल्कुल। वो हमने सारी चीज़ें रखी और शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ कुछ और चीज़ें। ज़रूर ज़रूर, श्योर सर। अच्छा सर, जैसे कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो आपके ख्याल में आपकी कंपनी के मिशन और विजन क्या है? सबसे पहले तो जब हमने यहाँ पर ये सीखा कि विजन और मिशन का मतलब क्या है, जी जी, मतलब अब ये चीज समझना या बताना बड़ी आसान हो गई है जी। कि विजन वेयर यू वांट टू बी एक्चुअली, बिल्कुल जी, एंड मिशन हाउ विल यू रीच देयर। या राइट। मैं इसे वाकई बहुत सीरियसली समझता हूँ जी जी, कि मैं अभी जितना भी इंजॉय कर रहा हूँ अपनी कॉर्पोरेट लाइफ, जो मैं अपनी फैमिली को लेकर चल रहा हूँ, आई लिव विद माय पेरेंट्स एक्चुअली, और मैं उनको एक अच्छा टाइम को देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इस 2 साल की स्टडीज़ की वजह से है जो मेरा MBA था। ओके। जब यहाँ पर आके पता चला कि अच्छा हमने जाना कहाँ है और किस तरह जाना है, तो फिर मैंने उधर डिसाइड किया। और मुझे अपने टीचर का नाम भी याद है जिन्होंने हमें ये तक कहा था कि आप पेपर के ऊपर अपना विजन लिखेंगे। आज 2000 याद है मुझे 5-6 था, उसके 10 साल बाद 2016 में यानी आप कहाँ पर होंगे। ओके जी। और उसके अंदर उन्होंने प्रैक्टिकली करवाया था कि नहीं आप ये ना लिखें कि जी मैं ये बनूँ, आप क्या होंगे। मुझे याद है मैंने कुछ लिखा था कि 10 साल बाद मेरा अपना बिजनेस होगा, आई वुड बी एक्चुअली अ डिसीजन मेकर, टेकिंग माय ओन डिसीजंस, और मैं अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जी। तो वो विजन बनाया कि हाँ जी मैं अपने आप को एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे लेकर जाऊंगा। और फिर उसका मिशन भी मुझे याद है कि लिखा था कि मैं सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस की फील्ड में जाऊँगा। तो मेरी कंपनी की अगर वेबसाइट पर जाए तो हमने बाकायदा उसका विजन एक लिखा हुआ है कि इंशाल्लाह ताला शायद अगले 10 सालों के अंदर तो शायद 5 साल रह गए मेरे उस प्लान के मुताबिक, 5 सालों के अंदर हम जो हैं वो पाकिस्तान में एक लीडिंग नाम होंगे जो कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, बिजनेस और मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को कन्वर्ज करके चल रहे हैं। और हम जो हमारी एथिकल रिलीजियस तालीमात हैं, हम उनकी बाउंड्री में रहते हुए हम एक बेहतरीन बिजनेस करें, रेवेन्यू जनरेट करें, लोगों को मौका दें, हमारे साथ काम करके खुद भी फ्लरिश हों और हम भी उनको हेल्प आउट कर सकें और हम भी फ्लरिश हों। ये एक्चुअली मेरा विजन और मिशन है। ठीक है सर। अच्छा सर, आपके मुताबिक सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन है और आप उनसे अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मैं इस क्वेश्चन के 2 तरह के जवाब दे सकता हूँ जी। एक तो वो जो हम कहते हैं एकेडमिया पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी ठीक है जो मैं सेल कर रहा हूँ वो आप भी सेल करें, बिल्कुल। तो ये तो हम कहते हैं एक सो कॉल्ड कंपटीशन, बिल्कुल जी, बिल्कुल है। उसकी वजह ये है कि मैं मार्केट में इतना पुराना नहीं हूँ। आई हैव जस्ट बीन इन द मार्केट विद माय दिस नेम असई के नाम से, तो मैं 10 साल हूँ। मेरे से बहुत पुराने लोग मौजूद हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जिनके पास टीम्स बहुत ज़्यादा है, जिनकी प्रेजेंस पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल जी। तो हो सकता है कि अगर इस जाविये से देखें तो फिर मैं उनके कंपटीशन में इतना ज़्यादा नहीं आ सकता, लेकिन जब मैं दूसरा अपना पर्सपेक्टिव देखता हूँ जी कि हम जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला उसका हमें रिजल्ट देगा, बेशक, बिल्कुल। एक जुमला हमने अक्सर पढ़ा है कि इफ़ यू फेल टू प्लान जी देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर प्लानिंग करके वो काम करते हैं तो आप अपने डोमेन को देख लें। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैं अक्सर इंटर्नीज अपॉइंट करता हूँ और इंटर्नीज को मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, या जब मेरे पास आते हैं मैं कहता हूँ कि भाई बात सुनो, आप ये जो मेरे सामने इंटर्नी अभी बैठे भी हुए हैं, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आप इस वक्त जो है वो शायद मैं नाम ले लूँगा बिल गेट्स बनने की कोशिश ना करें, आप स्टीव जॉब्स बनने की कोशिश ना करें। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आप इस वक्त एवटार मूवी नहीं बनाए, आप अपने मोहल्ले की कुछ 2-3 बिजनेसेस को पकड़ें, चाहे वो एक टेलर का बिजनेस हो, चाहे वो एक सब्जी वाले का काम हो, चाहे वो एक हेयर ड्रेसर हो, सैलून जी जी,
उससे बात करें और पहले अपना कॉन्फिडेंस और अपना हाथ रवा करने के लिए आप उसकी कुछ वीडियोस बनाएं तो सही, उसकी एड्स बनाएं तो सही। बिल्कुल सही बात है। जब आप बगैर फिजिकल टेंजिबल पैसा एज अ रेवेन्यू के तौर पे, एज अ रिटर्न के तौर पे, जब उसको थोड़े के लिए साइड में रखें, जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना फ्लरिश कर सकते हैं। आप काम करें, लोगों को दें और लोगों की खुशी देखें, अपनी सलाहियतें मार्केट में शेयर तो करें। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ एक चैलेंज ये आ गया है अनफॉर्चुनेटली, शायद कुछ हद तक इसमें हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है शायद उसकी वजह से, आई डोंट नो, यहाँ पर हमारी जो आजकल सोशल मीडिया पे हमारी जो एक्टिविटीज़ बन रही हैं जो कि एक्चुअली फोकस नहीं है, बहुत स्कैटर्ड है, उसकी वजह से जिससे स्टूडेंट से भी हमारी बातचीत होती है, जो आते हैं हमारे पास इंटरव्यू के लिए, हमें लगता है कि उनका अल्टीमेट शॉर्ट टर्म विजन इस वक्त सिर्फ ये बना हुआ है कि मतलब गोल भी नहीं, विजन उनका ये बना हुआ है कि बस हमें पैसा कितना मिले। बिल्कुल सही बात है। ऐसी बात नहीं है, एक बड़ा अच्छा जुमला है कि स्लो एंड स्टडी इज द ओनली फास्टेस्ट वे टू सक्सेस। जी, तो आप अगर प्लानिंग करके चलेंगे और उसके बाद अगर आप अपनी शेयरिंग करेंगे, अपना नॉलेज, अपना इल्म दूसरों के साथ जितना हो सकता है आपसे, तो फिर आप जो है वो डेफिनेटली उनको मौका भी दे रहे होंगे और लोग आपके साथ फिर जुड़ के काम करने के लिए आगे तैयार भी होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, आप अगले आने वाले 5 साल में हमारी इंडस्ट्री को किन चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ेगा, आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो जो चैलेंज है वो है फोकस। हम किसी भी इदारे के स्टूडेंट से आज जब इंटरव्यू करते हैं जी, और हम जब उसके साथ बैठ के थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं जी, चाहे वो कोई टूल्स हो, मेरी एक HR कंपनी भी है टॉप HR के नाम से, जिसके प्लेटफॉर्म से हम जरा हाई प्रोफाइल पोजीशंस के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं अच्छी बड़ी जगहों के ऊपर, और एक हेड हंटिंग का काम भी करते हैं। अच्छा। और जो नए इनकम्बेंट आते हैं हमारे पास, हम उनको जरिए प्लेसमेंट करने का भी मौका देते हैं, क्योंकि मैं एक फोरम का मेंबर हूँ, पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम। उसमें पूरी दुनिया से तकरीबन 20 कंट्रीज से पाकिस्तानी जो एक्सपायर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। तो एक छोटी सी उन्होंने मुझे जनरल बॉडी में पोजीशन भी दी हुई है, सिर्फ इस हवाले से कि हम लोगों को एक दूसरे से मिलाएं। जी सही बात। जब आपने कहा कि अगले 5 साल में चैलेंज देखते हैं, तो हम मैम अभी भी कुछ चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट या जो फ्रेशी या जो ग्रेजुएट हमारे पास आता है जी, उसने पढ़ा तो बहुत कुछ होता है बिल्कुल, लेकिन उसने सीखा बहुत कम होता है। राइट, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अहम बात है जी। अब हम जैसे यहाँ पे आते साथ मैंने जैसे कुछ चीज़ें पूछ रहा था, या मैं कहीं और जाता हूँ अगर, और मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अच्छा जी आप मेरे पास आके क्या करेंगे, वो कहते हैं जी सर मैंने लड़का है लड़की अच्छी GPA होगी 3.45 प्लस सपोज जी, और वो कहते हैं कि सर हमने डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया, हम वो करेंगे। अच्छा, फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग मेरी एक कोई कंपनी ले लें, मेरी ब्रांड ले लें, फैशन वाली आप इसी करें। सही, तो सर हम तैयार हैं, पैसे भी तय हो जाते हैं, उसके बाद मुझे करो, तो सर हमने आप कंटेंट तो दें, आप हमें डिज़ाइन तो दें। अच्छा, तब मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको मैंने रखा है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, तो हाउ वुड यू डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज। जी, तो जब मेरा गिला कह लीजिए, या जो हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि एक पैनल पे हैं, वो कहते हैं यार शिकायत ही आ रही है कि जो आते हैं स्टूडेंट्स, मैं तो सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, उनको डिजाइनिंग करना नहीं आती। अच्छा, उन्हें कंटेंट क्रिएट करना जहन में तो आता है, उनको मटेरियलाइज करना। बिल्कुल सही है। तो मैम हाउ कैन I appoint a person on a long-term basis when he or she is just saying कि हम ये कर देंगे, लेकिन जब उनको हम कहते हैं कि टूल्स की बात करें तो उनको टूल्स नहीं आते। एक ये बहुत बड़ा, हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत अहम चीज़ मैं समझता हूँ ये लोगों के सामने आनी चाहिए, जो यूथ हमारी आ रही है उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है जी, बिल्कुल, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है जी। ये जो हम अक्सर सुनते हैं कि जी मार्केट में जॉब्स नहीं है, मैं शायद अपने ज़ाविये से कहूँ तो ऐसा नहीं है। अच्छा। मार्केट में काम बहुत ज़्यादा है जी, मार्केट में काम करने वाले नहीं मिल रहे। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ हम लोग बैठते हैं, हम रियल एस्टेट के लोगों के साथ बैठते हैं, हम डिफरेंट कॉर्पोरेट के CEOs के साथ बैठते हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है, और उसके अंदर यही बात होती है कि यार जिसको रखते हैं ना उसे काम नहीं आता है। सही बात। प्लीज़ देखिए, मैं ये चाहूँगा अगर ये मेरा मैसेज मेरे आने वाले स्टूडेंट से पहुँच सके कि आप अपनी पढ़ाई के दरमियान प्लीज़ अपनी उन एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें जी, जो आपको असल में रिटेन रखने के लिए काम आएगी। सही है। इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मैं भी बोल सकता हूँ, बोलता रहा हूँ, इंग्लिश आपको किसी हद तक काम करेगी। बिल्कुल। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी वेयर करना ये बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होती है वो आपको खुद समझना पड़ेगा। और एक थोड़ा सा मैं इस तरह से भी समअप करूँ अपनी इस वाली बात को कि व्हेन आई वाज इन USA, मुझे वहाँ पर मौका मिला एक तो यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा जाने का,
सही। सिर्फ एक चीज़ें देखने के लिए। बहुत छोटा सा मेरा वो टाइम था, बहुत छोटा सा एक मेरा एक्सपोजर था जी। लेकिन उसमें कम से कम मैंने ये ज़रूर देखा कि वहाँ पर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तो उन्हें एक्चुअली पढ़ाया नहीं जाता है। अच्छा। वो खुद पढ़ रहे होते हैं। अच्छा। यस, प्रोफेसर इज एक्चुअली सिटिंग इन द फ्रंट और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बैठे हुए उस क्लास में जी। और उन्हें टॉपिक है वो पढ़कर आए हैं और अब वो डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा। जब मैंने ये चीज़ यहाँ पर आके अपने कुछ प्रोफेशनल जो टीचर फ्रेंड्स थे उनसे जब मैंने डिस्कस की जी। तो उन्होंने भी यही कहा कि यार एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इज सपोज टू बी अ रिसर्च का इदारा। बिल्कुल सही बात है। जिसमें इंडस्ट्री आती है अपना एक प्रॉब्लम लेके जी। यार ये हमें प्रॉब्लम आ रहा है, वेदर इट बी सप्लाई चेन का कोई इशू है या हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं या हमारे एचआर जो है ना वो रिटेन नहीं हो पा रहे। अच्छा। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर यूनिवर्सिटी उस पर R&D करती है, रिसर्च करती है और रिसर्च करने के बाद एक सोल्यूशन देती है। जी। अब जब हम अपने एकेडमिया के पर्सपेक्टिव में देखें थीसिस क्या है, यही तो है जी। ये 10 नंबर का जो असाइनमेंट है तो यही तो है। बिल्कुल। तो मैं टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स के साथ साथ जरा लोकल बिजनेस की एग्जाम्पल भी दें जी। ताकि जो सही हमारे बात है। स्टूडेंट किसी अगर वीक बैकग्राउंड से आए जी। तो उन्हें हम थोड़ा सा इसमें असिस्ट कर सकें। जी। हम पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स की बात करें, हम उन्हें वो दें, उसकी बुक्स उनको रेफर कराएं। सही और है। उसके बाद स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं, मार्केट में जो चीज़ें हो रही हैं हालात के असर वो चीज़ें देखें, करंट अफेयर्स वो देखें जो उनके डायरेक्टली उनके साथ एसोसिएटेड है। जी बिल्कुल ये सही। चीज़ बहुत ज़रूरी है वैसे। ठीक है। अच्छा सर, आपकी कोई 2 स्ट्रेंथ्स और 2 कोई वीकनेस बताएं जो आपकी सीईओ की पोजीशन पे इम्पैक्ट करती हो। कम्युनिकेशन सबसे पहली बात। ओके। ये अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके एक्सप्लोर किया। मैं शायद अब ये कह सकता हूँ कि आई एम बिट ऑफ एक्सट्रोवर्ट गाय। ये वर्ड एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ये यहीं पर आके तो सीखे, इससे पहले तो नहीं माना। बिल्कुल बिल्कुल। कहानियाँ तो बचपन से पढ़ते आए हैं और उन कहानियों के अंदर ही हम अपनी दुनिया बना के रहे। सही। तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था इसमें मैं समझता था कि बस मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं वैसा ही हूँ। जी। लेकिन फिर जब अंदाज़ा हुआ कि देखिए प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप कभी भी अपने हाथ को टच करके ये नहीं जान सकते कि आपको कितना ज़्यादा फीवर। बिल्कुल। जब तक आप अपना हाथ किसी डॉक्टर को नहीं देते, जब तक डॉक्टर आपका एनालिसिस नहीं करते। जी। आपकी कंपनी के अंदर अगर कोई चीज़ वीकनेसेस है आप खुद उसको नहीं उस तरह से एनालाइज करेंगे तो यू हैव टू हैव एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर जो कि एक ऑडिट करेगा या गैप एनालिसिस करेगा। सही है। वो चीज़ है। उसीलिए एक फिर मुझे मौका मिला और एक फिर मैंने कंपनी फॉर्म की असादिक शरिया कंप्लायंस कंसल्टेंसी सर्विस। अच्छा। उस कंपनी का एडवांटेज ये हुआ कि हम लोगों के पास जाके एक बेंच पास के ऊपर उनको चेक करते हैं। ओके। तो एक स्ट्रेंथ जो मैं समझता हूँ जो शायद अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी बहुत बेहतर कर दी, उसमें मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। मैं किसी एक टीचर का नाम दे भी नहीं पाऊंगा, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी ने प्लेटफॉर्म दिया और बाकी ये माशरे में ऑब्जर्वेशन की वजह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो हमें देखिए बात करना आई, मौका शनासी आया, बंदा शनासी आया, किसको क्या बात करनी है। बिल्कुल। ये कम्युनिकेशन के अंदर फिर कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वाली बात है। जी जी। कि यहाँ पर आपको कोई बिठा के ये नहीं कहेगा कि एक नज़्म याद करें। जी बिल्कुल सही बात। लेकिन जो मुशायरा हो रहा है उसमें आप खुद जाके बैठेंगे, नोटपैड लेके तो कोई अच्छा शेर आप लिखेंगे ना। जी जी बिल्कुल सही बात है। अगर कोई नज़्म आपको याद है तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे या आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो आप उसके आसपास की सराउंडिंग देख के देखेंगे कि अच्छा मुझे अब कौन सी बात करनी चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट के पास गए हैं उसके पास एक दो आपको ट्रॉफी नजर आ रही है तो मीन्स के अगर नजर आ रहा है कि क्रिकेट का बैट बना हुआ है, मीन्स के वो स्पोर्ट्स से बंदा ताल्लुक है या हॉकी या स्क्वॉश, तो कोई ना कोई तो ऐसी बात करनी है जिसको कहते हैं डाखाना मिलाना। जी। एक तो होगी कम्युनिकेशन में समझना। ठीक है। स्ट्रेंथ, बाकी दूसरी स्ट्रेंथ मैं समझता हूँ उसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा, लेकिन थोड़ा सा एक बिलीव बनाने ज़रूरी है कि एक है हमारा अपना मेहनत करना जी, वो हमारे इंटरनल कंट्रोलेबल फैक्टर है। सही। लेकिन एक है एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर, ठीक है, जिसके ऊपर मेरा शायद इतना ज़्यादा मैं कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो असल में कोई तो ज़ात है जो चला रही है। बिल्कुल। तो बीइंग मैं समझता हूँ आप प्रोफेशनल, मैं अपनी इंटरनल कंट्रोलेबल सारी एक्टिविटीज़ कोशिश करके पूरी प्लान कर रहा होता हूँ। फिर मैं फिर जाहिर बात है अपने अल्लाह के ऊपर, रब के ऊपर, गॉड के ऊपर, पालने वाले के ऊपर, आप जो भी नाम दें, मैं उस हस्ती पे रखता हूँ और फिर मुझे मेरी मर्जी के नतीजे मिलते हैं। सर जैसे अप्स एंड डाउन तो ऑब्वियसली आते ही हैं, तो अब कोई हिम्मत हार के बैठ जाता है तो वो क्या करे? बोलता है भाई अब डाउन आ गया, अब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बन सकता, तो उसे क्या करना चाहिए? मैं कोई ज़्यादा मोटिवेशन लीडर वाली बात तो नहीं करूँगा, सही है, लेकिन बात फिर घूम फिर के वही है कि हम ये जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस, जी,
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। जी, कभी करके तो देखें हम अपना। बिल्कुल। हम तो हमेशा 10 नंबर के असाइनमेंट करने के उसके बाद भी भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। आप ये तो देखेंगे आप जो काम कर रहे हैं आपकी उसमें स्ट्रेंथ क्या लिखे तो सही। जी, आपकी वीकनेस क्या है। जी, लाइक मैं अगर समझता हूँ कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर नहीं हूँ तो मैं क्रिकेट टीम के अंदर बहुत ज्यादा फिर आगे बढ़ने की सोच क्यों रखूँ। ये मुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा और इसका मुझे इवैल्यूएशन भी करानी पड़ेगी। मैं अगर फर्ज कीजिए मैं डायरेक्टली इस वक्त जैसे एक बात करूँ, फीमेल हमारी स्टूडेंट्स हमारे पास आती हैं जी, और वो फीमेल स्टूडेंट कहते हैं सर वी वांट टू एक्सेल इन आवर इंडस्ट्री, डन। लेकिन वो कहते हैं सर हमारी ये टाइम लिमिट्स हैं, हम शाम से पहले घर पहुंचना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन। जी जी। लेकिन फिर उनको समझना पड़ेगा कि अगर वो फैशन इंडस्ट्री में जा रही है तो दे हैव टू बी इन द मेन स्ट्रीम। फिर उनको रेड कार्पेट मूवमेंट्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, उन्हें जो है मीडिया का सामना भी करना पड़ेगा। उसी तरह एक लड़का है अगर वो समझता है कि वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता, अल्फाजों को मिला नहीं सकता, अपनी बात को अल्फाजों को प्रो के कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जी जी, तो उसे फिर उन प्रोफेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए जी, जिसमें लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। सही। तो ये सब बंदे के ऊपर होता है कि वो अपना विजन क्या लेके चल रहा है, बस अल्लाह से दुआ मांगे और प्रॉपर काम करें। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उसकी हमें केस स्टडी पढ़ाई गई। वो CEO थे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के, आई वोंट टेक हिज नेम, जाहिर बात है वो इंटरनेशनल एक नाम। जी जी, मैं सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि आपको देखें एक पर्सपेक्टिव ये कि उस भाई के 6 पॉइंट्स बड़े मशहूर हैं जी मैनेजमेंट के। ओके। और उसकी बायोग्राफी में हमें जब हम यहाँ पढ़ा हमने तो उसके अंदर ये था कि उसने अपने इस CEO बनने के लिए, CEO बेसिकली बनने के लिए जी, उसने अपने घर को नहीं देखा, अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई, उसके बच्चों की शादियों में नहीं जा सका। वो कहता है आई एम अ सक्सेसफुल CEO। ये उसके लिए सक्सेस होगी। मैं समझता हूँ मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं जी, मेरे लिए तो ये सक्सेस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ, हम जो है ना एक कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं, हम सब एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। देन जो मेरे साथ काम कर रहे हैं लोग जी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम को अपनी फैमिली की तरह लेकर चल रहे हैं। सही बात। तो ये मैं समझता हूँ एक सक्सेस है। जी बिल्कुल। वर्स्ट पार्ट बस मैंने आपको बता दिया जी कि जी, सही आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना फिर गया। सही। अच्छा सर, अब लास्ट में आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को क्या एडवाइस देंगे टू बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल लाइफ? उनको अपने जहन में रखना चाहिए कि जब वो मार्केट में आएंगे जी तो एक्सीलेंस इज पेनफुल। जी, तो एक्सीलेंस इज पेनफुल जब हमने यहाँ पर दीवारों पर पड़ा हुआ देखा तो उसका मतलब है कि आपको वक्त लगेगा जी, और कम से कम वो जॉब करते हुए ये ज़रूर समझे कि उन्हें 2 से 3 कंपनीज में डिफरेंट कल्चर के अंदर जाके जॉब करनी चाहिए। सही है। जॉब करके वो सीखें कि कारोबार कैसे होता है। सही। प्लीज मैं समझता हूँ, मैं बहुत बड़ा इस चीज़ का एडवोकेट हूँ कि बंदे को अपना कारोबार खुद करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड माय ओन जर्नी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नीचे जो लोग हैं उनके मैंने अपने सेटअप्स बना दिए। सही। लेकिन उसमें वक्त चाहिए। जी आप अपने MBA करने के बाद जी फौरन से ये ना सोचें कि आप अपना कारोबार करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। पहले किसी इंडस्ट्री में जाएं जी, कुछ वक्त 2 साल भी हो सकता है, वो कुछ वक्त 5 साल भी हो सकता है, वो कम से कम 1.5-2 साल तो होने चाहिए जिसमें आप मार्केट में जाएं और आप एक एम्प्लॉय की एहसास समझें। जी, जब आप सारी रात काम करके सुबह अपनी रिपोर्ट लेके अपने बॉस के पास जाएंगे और बॉस कहेगा कि ये काम की नहीं है जी, फिर आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? एग्जैक्टली यही चीजें कल को आपने एक बॉस बन के अपने लोगों को लेकर चलिए। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि एक्सीलेंस इज पेनफुल और जो मैंने कहा कि स्लो एंड स्टडी इज द ओनली फास्टेस्ट वे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगला एपिसोड में एक नए माजू स्टार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।